न्याय एक कमजोर व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है? मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुझे 25 साल प्रैक्टिस में पहली बार मैं कोर्ट से कहा। फॉरेंसिक एविडेंस कितना न्याय को सहायता दे रहा है कि पुलिस जैसे मान लीजिए हमको पकड़ कर ले गई और उसने बोला कि एनएसएस में जो सेक्शन 25-30 सेक्शन 20-25 सेक्शन जो है उसका पुलिस न्यायालय परिसर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी। अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं उन घटनाओं को कि पुलिस बोलती है कि पुलिया के नीचे बैठे हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस, 2 असलहे, शराब की कुछ बोतलें और कुछ ग्राम नशे का, जिसमें जो एनडीपीएस या गांजा वगैरह की बात होती है। हम लोगों का प्रयोगशाला कोई बंद कमरे में नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह एक प्रयोगशाला नहीं बनाई गई है कि साहब गए परख नदी में ये चीज डाले और उसे एक तत्व बन गया। हमारा प्रयोगशाला क्या है? रिश्तों में आजकल दूरियां बढ़ने लगी हैं और रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं। हम बहुत जल्दी संविधान की बात कर देते हैं कि संविधान ने हमको यह राइट दिया है। क्या कभी यह भी सुने कि संविधान ने हमको कर्तव्य भी दिया है? अगर पत्नी ससुराल में मर जाती है या नैहर में मर जाती है, क्या रात में पुलिस छापा मार सकती है? वकील और पुलिस के बीच में बनती क्यों नहीं है? और ये इलाहाबाद में हम खूब देखे हैं। चोर चोर मौसरे भाई। नमस्ते, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। वसुधा पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके अलग अलग कोण हैं, दृष्टिकोण हैं। धार्मिक मान्यता कुछ और कहती है, विज्ञान कुछ और कहता है। विज्ञान में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं, कोई सत्य के बहुत ज्यादा करीब नहीं है, सत्य की ओर है। लेकिन एक बात में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि मनुष्य ने जब परखना सीखा, जब बुद्धता उसके अंदर आई, जब बुद्धिमत्ता उसमें आई, जब बोलना सीखा, तब से उसने न्याय का सहारा जरूर लिया। थोड़ा सा और हम आपको इसमें बीच में ले चलेंगे। मनुष्य एकल तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे झुंडों में रहने लगा, और झुंड जो ही आया, इसके पीछे तर्क यही है कि जब तक आप असुरक्षा की भावना महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप झुंड नहीं बनाते हैं। झुंड तभी बनाई जाती है जब किसी न किसी से आपको असुरक्षा हो। असुरक्षा जो होती है तब और विपदाकारी बन जाती है जब उससे जान माल की हानि होने लगती है। फिर बीच में एक मीडिएटर आता है और उस मीडिएटर का नाम है न्याय। न्याय क्या करता है कि जो कमजोर पक्ष है उसको मजबूती देता है, और जो मजबूत पक्ष है उसको यह दिलासा देता है कि भगवान ने आपको मजबूती दी है तो आप इसको समाज के कार्य में लगाइए, किसी को दबाने, धमकाने या हड़काने के लिए मत लगाइए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि न्याय आपको संतुष्टि देता है, वह संतुष्टि जो बंधुता और समानता में परिवर्तित होती है, और बंधुता एक सशक्त समाज का निर्माण करती है। यह न्याय व्यवस्था प्राचीन काल से, कभी इसको महाशिला कंटक के नाम से जाना जाता था, फिर यह न्याय व्यवस्था धीरे धीरे होते होते जहांगीर के घंटी तक आई। जहांगीर इतना न्यायप्रिय व्यक्ति था कि हर व्यक्ति को, उसके प्रजा को अधिकार था कि वह न्याय की जंजीर को जब बजाएंगे, जहांगीर उनकी बात को सुनेगा। इतिहास के विद्यार्थी हमारे बात से खासा इत्तेफाक रखेंगे कि जब जिस समाज में या जिस राजा ने न्यायिक व्यवस्था को दरकिनार किया, उस व्यवस्था का और उस राजा का अंत हुआ है। अगर बात अंग्रेजों की जाए तो अंग्रेजों ने सबसे पहले किसी व्यवस्था को मजबूत किया द्वैध शासन के माध्यम से, तो वो व्यवस्था थी न्याय व्यवस्था, और वो व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग अपनाते गए। आज हमारे यहाँ जो न्याय की सेवा देते हैं उनको अधिवक्ता कहा जाता है, और जो न्याय देने की कृपा करते हैं उनको न्यायाधीश कहा जाता है। बहुत सारे मसले थे, बहुत सारे विचार थे जिसपे हमारी उत्सुकता थी कि हम अपने दर्शकों को बताएं, और इसके लिए हमने उपयुक्त व्यक्ति जिनको चुना, उनका नाम है संजय तिवारी जी। अधिवक्ता है भभुआ सत्र एवं व्यवहार न्यायालय में, और इन सब तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। प्रोग्राम का नाम बतकही है, जो आप जानते ही हैं। और एक बात के लिए आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं दर्शकों कि आप इस प्रोग्राम को बहुत प्रशंसा दे रहे हैं। कुछ कमियां हैं जिसको हम लोग सुधार रहे हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा, यह प्रोग्राम में चेहरा मेरा दिखता है, लेकिन इस चेहरे के पीछे बहुत मेहनत होती है, जो मेहनत और लोग करते हैं, जिनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम अपने गेस्ट का परिचय कराते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बतकही में।
बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। सर, हमने एक लाइन बोला अपने परिचय में, जिला सत्र एवं व्यवहार न्यायालय। सर, थोड़ा आप दर्शकों को डिटेल में बता सकते हैं कि इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है? पहली बात कि आपके दर्शकों को इस चैनल के माध्यम, वंदे भारत चैनल के माध्यम से जी। आप सभी लोगों को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय की जो बात है, इसको व्यवहार न्यायालय भी कहते हैं। और व्यवहार न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया में और न्यायिक सिस्टम में एक निचले पायदान का है, जो बिल्कुल पीड़ित पक्ष जो है आकर के खुद ब खूब जुड़ा हुआ है। तो यहाँ व्यवहार न्यायालय को कुछ व्यवहारिक प्रक्रिया के अनुसार, कुछ न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार यह कार्य होता है। और जिला और सत्र न्याय एक पद है, तो जो अपर जिला सत्र न्याय बोला जाता है, ये एडजे रैंक का होता है, तो वह है। इसको व्यवहार न्यायालय कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा हम लोगों के लिए। ठीक है सर, हम एक चीज और परिचय में अपने बोले न्याय के बारे में। सर, ये सही बात है कि हमारे समाज में भेदभाव है, कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, लेकिन इस दुनिया में जीने का अधिकार सबको है। सर, न्याय एक कमजोर व्यक्ति के साथ क्या कर सकता है, या कैसे उसको भरोसा देता है कि हाँ आप इस समाज के लायक हैं? न्यायिक प्रक्रिया में कमजोर और अमीर और गरीब, ये तीन शब्द तो जहाँ तक मेरा 25 साल का अनुभव है न्याय प्रक्रिया में, जो वकालत करते हुए मुझे 25 साल हो गया। लेकिन 25 साल में मुझे यह लगा कि न्याय में गरीब अमीर यह नहीं देखा जाता है। सर, और खासकर व्यवहार में भी हाँ, इतना जरूर है कि अब तो तमाम सरकार द्वारा और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा जो है न्यायिक प्रक्रिया को इतना लचीला बनाया गया है, इतना सॉफ्ट बनाया गया है कि न्याय अंतिम पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के पास भी न्याय मिले, वहां तक जा रहा है। सर, आप शायद हमारे प्रश्न नहीं समझ पाए। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं हूँ और हमारे पीछे नीलेश बाबू बैठे हैं, हम दबंग आदमी हैं और नीलेश बाबू कमजोर आदमी हैं। अगर न्याय व्यवस्था न रहे तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम इनको हड़प लें, क्योंकि हम मजबूत हैं। न्याय नीलेश बाबू के साथ क्या मदद करता है कि हमारे जैसे मजबूत व्यक्ति से बचे रहते हैं? हाँ, वहाँ तो न्याय है, ये मैं बात वहाँ तो मैं अपने मेरा अनुभव है कि वहाँ वह आप नहीं कर सकते हैं कि कोई दबंग आदमी समझे कि मैं किसी का शोषण करूं, तो ऐसा नहीं हो पाता है। और न्याय में उसको, न्याय प्रक्रिया में उसे कहीं न कहीं न्याय मिलता है। और समाज में यह समानता जो अभी देखा जा रहा है, वह न्याय प्रक्रिया की ही देन है और न्याय का ही देन। ठीक सर, जब हम लोग न्याय की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ा जो पहलू है वकील का पहलू है सर, जिसको अधिवक्ता भी कहा जाता है, वकील भी, और लॉयर भी बोला जाता है। सर, वकील न्यायिक व्यवस्था में किस पायदान पर है? क्योंकि जज और मुजरिम के बीच का जो कड़ी है वो वकील ही होता है। लोकतांत्रिक पद्धति का जब से शुरू हुआ, अगर स्वतंत्रता के बाद, चूंकि न्याय प्रक्रिया तो स्वतंत्रता के पहले भी थी, लेकिन यह मंशा जो अधिवक्ताओं को न्यायालय में बोलने का जो अवसर मिला, जहां तक मेरा अपना अनुभव की बात बता रहे हैं, न्याय प्रक्रिया में जो है वो है, लेकिन वकील जो है वह जनता की आवाज है। सामने बैठा हुआ जज, चूंकि उसके आंख पर पट्टी बंधी है, और वह सिर्फ कानून की बारीकी को देखता है और एविडेंस को देखता है, लेकिन जो वकील होता है, जो पक्ष रखता है, वह जनता की आवाज है। और मैं लोकतंत्र में मैं कहूँगा कि अगर अधिवक्ता अपने क्लाइंट की, अपने वकील की पैरवी जनता की आवाज अगर न्याय के मंदिर में कर रहा है, तो वह बहुत कुछ समाज में परिवर्तन कर सकता है। जैसे एक जगह हमारी बातचीत हो रही थी, तो एक व्यक्ति ने बोला कि अगर आप किसी का गर्दन भी काट दें और आप जज के सामने गर्दन काटें, फिर भी आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जज आपको सीधा। तो सर, ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे जो चीजें दिखती हैं है, कानून हमारे यहाँ जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, उसमें एविडेंस का बहुत बड़ा महत्व है। आप जब अब तो बीएनएसएस हो गया, भारतीय बीएनएसएस हो गया, बीएनएसएस में आप जब देखेंगे तो 150-51 के बाद
अब मोटा मोटी आपको बता दें 20 से 25 ऐसे सेक्शंस हैं जो पुलिस को पावर दिया गया है। और न्यायिक प्रक्रिया में मैं कहूं कि जो 20-25 धारा जो बना है, जो पुलिस जिसमें एक अगर उसको स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये बिल्कुल वह कठोर तरीका अपना लेगी और डिटेक्टरशिप हो जाएगा। तो यह माना गया कि पुलिस जो भी करती है, जो भी अनुसंधान करती है या जो स्टेटमेंट लेती है, उसका न्यायिक मूल्य क्या है, यह उसको तब परखा जाएगा जब न्यायालय में एविडेंस आएगा। अच्छा, मतलब जो इसका मतलब यह कि पुलिस को भारतीय व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था में, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, कहीं कानून में ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुलिस की मंशा पर संदेह व्यक्त किया गया है कि जो अनुसंधान उसका होता है, हो सकता है पक्ष और विपक्ष किसी से मिल करके अनुसंधान कर रही हो, इसलिए उसके अनुसंधान पर हमेशा शक और संदेह होता है। इसलिए एविडेंस का पूरा जो न्याय विचारण होता है, उस विचारण का नाम जो है एक प्रक्रिया है। इसीलिए किसी जज के सामने हत्या होती है तो वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उसके सामने वह कांड जो है वह अपराध नहीं होता। ठीक है, ट्रू है सर। सर एक चीज और हम आते हैं इस पे कि पुलिस जैसे मान लीजिए हमको पकड़ कर ले गई और उसने बोला कि चलो बोलो तुम कि फला मर्डर तुमने किया है, तो क्या इतना हमारे बोल देने से मैं कन्विक्टेड हो जाऊंगा? जी नहीं, पुलिस के समक्ष एविडेंस एक्ट में सेक्शन है कन्फेशन, संस्वीकृति। कोई मुद्दालय या कोई व्यक्ति अगर पुलिस के समक्ष अपना स्टेटमेंट देता है तो उसकी स्वीकृति जो है, कन्फेशन जो है, कि कहां तक रेलेवेंस होगा, एविडेंस में कहां तक रेलेवेंट होगा। पुलिस के समक्ष वही पार्ट रेलेवेंस होगा जो रिकवरी का पार्ट होगा। इसलिए पुलिस के समक्ष यदि आप बयान देते हैं तो वह पुलिस जो है इस बात को न्यायालय के समक्ष यह बात कहेगी कि नहीं इन्होंने बयान दिया था, लेकिन वही मैं बताया ना कि सीआरपीसी में जो आया है कि पुलिस की हर एक बात, क्योंकि वो जो बयान लिया है वो किस आधार कैसे लिया है, यह माना जाता है कि पुलिस भय दिखाकर, थर्ड डिग्री प्रयोग कर करके या उसको कुछ ऐसा प्रताड़ित करके उससे बयान लिया गया है, इसलिए उसके बयान का वो एविडेंशियल वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर उस बयान के साथ पुलिस अगर कोई रिकवरी हो जाता है, आला कत्ल बरामद कर, हाँ, तो वह रिकवरी उतना पार्ट जो है वह रेलेवेंस हो जाए। रेलेवेंट। ठीक सर, बात जब एविडेंस की हो रही थी तो एक तो मौखिक एविडेंस हो गया गवाही वाला कि भाई चलिए गवाह हम पेश करते हैं। आज के जमाने में एक इलेक्ट्रॉनिक और दूसरा फॉरेंसिक एविडेंस की बात हो रही है सर। इसमें आज फॉरेंसिक एविडेंस पर पुलिस खास करके ज्यादा ध्यान दे रही है। सर एक न्यायिक व्यवस्था में ये तीनों प्रकार के एविडेंस में से सबसे ज्यादा सुटेबल और सबसे ज्यादा तीव्र गति से न्याय दिलाने वाले एविडेंस कौन कौन से? जब तक BNSS नहीं बना था, मैं इस पॉइंट पर इस गवर्नमेंट को, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं सर, हम तो, लेकिन ये सरकार अगर BNSS में लाई इतना सेक्शन, इतना पार्ट, तो बहुत बड़ा काम की है। अभी तक जितना भी क्रिमिनल केसेस में जो ओरल एविडेंस आते थे उसी के आधार पर न्याय का निर्णय होता था। आपसे थोड़ा सा समय लगेगा। नहीं सर, हमारे पास पर्याप्त समय है सर। मैं 25 साल में अभी 4 दिन पहले मैं एक बेल कोर्ट के सामने लिया था और यह कह करके लिया था कि हमें बेल क्यों नहीं, मतलब 25 साल के बाद एक बेल मुझे मिला। और जो अभी आपने जिक्र किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सेम वही बात था। उस व्यक्ति के घर पर छापामारी हुआ था, पुलिस उसके यहाँ से बताई कि इसके घर से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, लेकिन उसके यहाँ एविडेंस 3 नहीं था। एक एविडेंस क्या नहीं था? एविडेंस वीडियोग्राफी नहीं कराया गया था। दूसरा एविडेंस उसको अरेस्ट किया गया, उसके घर से तो होता है एक गिरफ्तारी मेमो बनता है, उसके परिवार के लोगों को रिसीव नहीं कराया गया था। और तीसरा तो वस्तु तो बरामद की गई थी। तो मेरा तर्क यही था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो आया है उसमें 2 चीजें हैं। अगर हमको हमारे घर से गिरफ्तार आप किए तो हम हमारी गिरफ्तारी की सूचना हमारे घर वालों को देंगे, बिल्कुल, तो सूचना देंगे तो गिरफ्तारी में वो आप वही बना रहे हैं। तो क्या मैं जिस घर से गिरफ्तार किया गया, क्या घर का सिंगल मेंबर नहीं था? क्या मेरे परिवार के लोग थे? और परिवार के लोग थे तो आप एक कॉपी उसको रिसीव करानी चाहिए। अगर रिसीव नहीं कराए, इट मींस कि आप हमको वहां से गिरफ्तार नहीं किए हैं।
मतलब सर यहाँ एक चीज और क्लियर हम करवा दें दर्शकों को, गिरफ्तारी मेमो का मतलब कि आपको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ क्या क्या चीजें उसके गिरफ्तार किया गया, तो आपकी गिरफ्तारी का एक चार्ट होता है। पुलिस बताती है कि इनको इस स्थान से गिरफ्तार किया गया, टाइम दिया जाएगा, डेट दिया जाएगा और उस गिरफ्तारी और किस अपराध में गिरफ्तार किया गया, तो ये सारा डिटेल, एज, टाइम, ये सारा दिया जाएगा। और देने के बाद उसकी एक कॉपी आपके परिवार किसी सदस्य को रिसीव कराई जाएगी। यदि रिसीव नहीं होगा तो यह गिरफ्तारी आपका डाउटफुल हो जाएगा, अमान्य माना। इसका मतलब उस व्यक्ति को कहीं और गिरफ्तार किए और गिरफ्तार कर थाना ले आए और चोरी की मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं उसको कहीं से उठा लिए आप, तो आप वीडियोग्राफी तो बना सकते हैं, पुलिस का अधिकार है, बना सकते हैं, लेकिन वीडियोग्राफी के साथ गिरफ्तारी मेमो तो आप कहीं, अगर भभुआ में हमको अरेस्ट करेंगे और उसकी गिरफ्तारी मेमो तैयार भभुआ में करेंगे, अधौरा का मैं रहने वाला, तो अधौरा के आदमी को तो रिसीव नहीं करा पाएंगे आप, तो यह डाउटफुल हो जाएगा। और डाउट जैसे ही क्रिएट करेगा वह एक्यूज के पक्ष में चला, डाउट का। तो यही बात हमारे केस में थी और कोर्ट ने कहा कि अगर यह नहीं है तो यह डाउट क्रिएट कर रहा है कि आप हमको गिरफ्तार नहीं किए हैं। और आपसे बता दें, कोर्ट ने कहा, संजय बाबू आज पहली बार है और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मुझे 25 साल प्रैक्टिस में पहली बार मैं कोर्ट से कहा कि अगर प्रोसिक्यूशन इस बात को साबित नहीं कर रहा है तो बेल मुझे क्यों नहीं बेल दिया जाएगा, क्या मुझे जेल में रखा जाएगा? इसीलिए तो इसका मतलब पुलिस को किसी को कहीं अरेस्ट करो, कहीं जेल में डाल दे, तो अब कोर्ट ने बेल दिया, मैं कोर्ट को धन्यवाद दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जो संशोधन हुआ इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, वीडियोग्राफी का बहुत बड़ा एविडेंस में उसका वैल्यू हो गया है और उसके लिए मैं सरकार को। दूसरा पहलू, हम फॉरेंसिक एविडेंसेस पे आते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस कितना न्याय को सहायता दे रहा है? एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत बड़ा न्याय को सहारा देता है। आप देखे होंगे कई ऐसे हत्या के केस में जहां सर्कमस्टांशियल एविडेंस होता है और उसमें डाउट क्रिएट हो जाता है कि आदमी मरा कैसे है, शरीर पर कहीं चोट नहीं है, मर गया आदमी, तो वह एक्सपर्ट का ओपिनियन ही कारगर होता है। आपको एक केस का उदाहरण हम दें, एक केस हाटा में हुआ था, वो 304B का केस था और गोली जो है उसको पीठ में मारी गई थी, उस महिला के पीठ में गोली मारी गई थी। केस कंप्रोमाइज हो गया, सारे विटनेस जो है हॉस्टाइल हो गए आकर न्यायालय में, लेकिन एक्सपर्ट का ओपिनियन था कि कोई व्यक्ति गोली मारेगा, कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा, अपने से गोली मारेगा तो पीठ में गोली नहीं मार सकता, क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट पीठ में था और एग्जिट उसका बाहर सीने के से था। हुआ कि ना ये जो है आप एविडेंस बदल सकते हैं, भाई हमने नहीं मारा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि नहीं, इसकी हत्या की गई है, गोली से मारी गई है और उसमें हस्बैंड को आजीवन कारावास हुआ था। सो एक्सपर्ट का ओपिनियन यहाँ तक कारगर होता है। सर एक टेक्निकल टर्म आपने बोला कि विटनेस का हॉस्टाइल हो जाना, तो दर्शकों को बता दीजिए कि हॉस्टाइल होना क्या होता है? हॉस्टाइल होना का मतलब पक्षद्रोही हो जाना। जैसे जो विटनेस पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन में अपने जांच के द्वारा जिस गवाहों की गवाही लेता है, जिसके आधार पर वो चार्जशीट सबमिट करता है, वह गवाह कर न्यायालय में कह देते हैं ऐसा हमारे साथ तो कोई घटना नहीं घटी, यह माना जाएगा कि वह प्रोसिक्यूशन का एविडेंस तो है, विटनेस तो प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन न्यायालय में आकर के वह पक्षद्रोही हो गया, मतलब दूसरे पक्ष तब गवाही दे दिया। उसे जो है ये कई कारणों से हो सकता है कई कारणों से होते हैं, उसमें विटनेस का कोई दोष नहीं है। एक चीज और हमें पूछना था कि क्या पुलिस हत्या के मुकदमे में थाने से बेल दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है कि जिस केस में 7 इयर्स का, आपको इस सब बताने के पहले, कानून की बात बताने के पहले एक चीज जान लीजिए, पुलिस को कुछ मामले में बहुत बड़ा अधिकार है। वही मैं जानना चाहता, इसलिए मैं सवाल को किया। कह तो रहे हैं कि जो बीएनएसएस में जो सेक्शन 25-30 सेक्शन 20-25 सेक्शन जो है, उसका पुलिस इतना फायदा उठाती है उतना न्यायालय नहीं उठा पाता। और कानून तो है कि 7 साल तक, जिस केस में, जिस अपराध में 7 साल तक की सजा है, उसमें पुलिस को रिमांड नहीं करना है, पुलिस को कस्टडी में नहीं लेना, लेना भी है तो कैसे लेंगे? तो आपको न्यायालय को बताना होगा कि इस व्यक्ति को जब तक जेल में नहीं रखा जाएगा शांति भंग होने की संभावना बनी। तो ये कह देने से नहीं होगा, ये मात्र एक रिक्विजिशन फॉर्म भर करके पुलिस कह दे कि नहीं साहब इस व्यक्ति को आप रिमांड इसलिए कीजिए कि बाहर रहेगा आदमी तो ये समाज में खतरा पैदा कर सकता है,
तो इतना कर देने से आपको एफिडेविट देना है। अभी कानून में बता रहा हूँ, पुलिस के पक्ष में चला जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है सर, हम जैसे बदकही का जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, हम चर्चा ही करते हैं। तो चर्चा यही है। तो ऐसी स्थिति में ये है। अब जैसे मान लीजिए कहीं लूट का मैटर है, 392 आईपीसी का सेक्शन है, 317, 18 ये इसमें आ गया है बीएनएस में। तो बीएनएस में तो जैसे लूट हो गया, कोई आदमी रोड पर शाम को किसी आदमी को कट्टा का भय दिखाकर लूट लिया, सजा उसमें 7 साल से कम है, अधिक से अधिक 7 साल है, लेकिन कम अधिक से, लेकिन ट्राइबल बाय फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है 3 साल की सजा होगी। लेकिन क्राइम कितना गंभीर है, उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा के लिए आप उसको छोड़ देंगे। अब कोई आदमी सरेआम रोड पर क्राइम कर रहा है तो छूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वह गंभीर अपराध है। और लूट डकैती ये गंभीर अपराध में आते हैं, भले उसकी सजा 3 साल की है, लेकिन वह समाज में अराजकता पैदा करने वाला अपराध है। इसलिए पुलिस जो है ऐसे केसेस में, जैसे अभिप्राय आप देखे होंगे कचहरी गेट के पास से मोटरसाइकिल चोरी है 379, है 303 का केस, चोरी का केस है, सिंपल केस है, लेकिन कितना गंभीर है कि न्यायालय परिसर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी हो जाना यह बहुत गंभीर अपराध है। तो अपराध के गंभीरता पर भी पुलिस को, क्योंकि पुलिस को हम इतना गलत भी नहीं कर सकते। नहीं, वो तो भी हमारे समाज का पुलिस जो है, अगर पुलिस नहीं रहती तो हम लोग घर में बैठे हैं, इसलिए सुरक्षा नहीं हो पाती। कौन सुरक्षा कर सकता है? सर एक और हमें वाकया याद है, इतना गलत भी नहीं है जितना हम लोग कह लेते हैं। लेकिन एक वाकया सर हमको याद आया और उस पर हम बात करें। जैसे एक जगह हम ऐसे बैठकर चर्चा कर रहे थे, तो बोले कि हम आपको अभी हत्या के प्रयास में जेल करवा देंगे। तो हम बोले कैसे? तो बोले कि हम थाने पर जाएंगे और हम ये बात बोलेंगे कि फला व्यक्ति ने हमको इस तरीके से बोला कि लगा कि हमारा हार्ट अटैक कर जाएगा और हम मर जाएंगे। तो क्या वो व्यक्ति सही बोल रहे थे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोला कि हार्ट अटैक कर जाए, हार्ट अटैक हुआ नहीं ना। नहीं हुआ तो नहीं। अच्छा, अब देखिए, हत्या करना, हत्या का प्रयास करना, हत्या का प्रयास माने समझ रहे हैं 307 वो हत्या का प्रयास। तो हत्या का प्रयास करना माने यह इंटेंशन नॉलेज हो, वह व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, वह व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, ये हमको नॉलेज होना चाहिए। और मैं ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि वो प्रोवोकेट हो जाए, व्यक्ति उत्तेजित हो जाए, जिससे हार्ट अटैक हो जाए। अगर ये हमको यह साबित हो जाए, प्रोसिक्यूटर इस बात को साबित कर दे कि यह व्यक्ति जानते थे कि वह व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है और इन्होंने वह कार्य किया, ठीक है, उसको हार्ट अटैक नहीं आया। अगर हार्ट अटैक बढ़ जाता तो 302 होता, 103 हो जाता। लेकिन अगर वो मूर्छित होकर गिर गया, बच गया, हॉस्पिटल में गया, बच गया, तो आपने हत्या का प्रयास तो कर ही दिया। तो लेकिन इतना कह देने से कि नहीं साहब इन्होंने ऐसा बोला कि मेरा हार्ट अटैक हो जाता, तो हो जाता ना। देखिए, कानून में 511 आईपीसी में सेक्शन थे, अब इधर कुछ कम हो गए हैं, उसमें अमेंड कर करके बीएनएसएस में मात्र 3 ऐसे अपराध हैं जो प्रयास करने के लिए दंडित किया जाता है। एक्ट हुआ नहीं, सिर्फ योजना बना दिए, अभी एक्ट किए भी नहीं, लेकिन ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे अपराध हैं, जब तक एक्ट अपॉन नहीं होगा तब तक आप अपराधी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एकांत जगह पर बैठ करके और डकैती की योजना बना रहे हैं, पुलिस वहां गई, हमको पकड़ ली, हम अकेले एकांत यहाँ से एक प्रश्न है मेरा, आप पहले अपनी बात को बोल लीजिए, फिर हम इस प्रश्न को करें। एकांत जगह पर ऐसे जहां सुनसान जगह है, और वह सुनसान जगह के बाद कोई निकट में गांव है, और वहां 5 आदमी बैठे हुए हैं, उनके पास पिस्टल है, शराब है, खा पी रहे हैं, और पुलिस गई आपको पकड़ ली, तो यह माना जाएगा और यह एविडेंस आ जाए उसमें से कि भाई ये आप लोग बैठे तो क्या करने के लिए, तो फलाने गांव में फलाने घर के आदमी के घर, फलाने आदमी के घर पर हम लोग डकैती करेंगे, तो यह माना जाएगा आपने डकैती का प्रयास किया। अभी एक्ट किए ही नहीं, कुछ नहीं किए ना, उसके घर गए, लेकिन इतना आपको साबित करना होगा कि ये लोग बैठे डकैती की योजना बना रहे थे। तो प्रिपरेशन ऑफ डकैती में आपके अंतर्गत आप आएंगे। जैसे राष्ट्रद्रोह का मामला है, आप राष्ट्रद्रोह, जैसे मैंने कोई आवाज यहाँ से राष्ट्र के विरुद्ध में बोल दिया, तो राष्ट्रद्रोह का, आप राष्ट्रद्रोह किए नहीं, अभी सिर्फ बोल दिए हैं, प्रिपरेशन हो गया, नहीं आप अगेंस्ट दी कंट्री, अगेंस्ट दी नेशन आपने बोल दिया, तो वह अपराध के। ऐसे 3 सेक्शंस हैं आईपीसी में, 121, 20 से। अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं उन घटनाओं को, कि पुलिस बोलती है कि पुलिया के नीचे बैठे हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 4 खोखा, 2 जिंदा कारतूस
2 असलहे, शराब की कुछ बोतलें और कुछ ग्राम नशे का, जिसमें जो एनडीपीएस या गांजा वगैरह की बात होती है, और सेट पैटर्न पुलिस का होता है। तो ये पुलिस रखी रहती है बजाते ये सब सामान, या फिर वो सच होता है? अब इसका अनुसंधान तो हमारे द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन अगर ऐसी पुलिस पाती है तो इसमें जानते हैं 3-4 सेक्शन बढ़ जाएगा। हाँ। पहले तो आप असलहा लिए हुए हैं, ठीक है, आर्म्स एक्ट के अंतर्गत जाएंगे। ठीक हो गया। दूसरा आप एनडीपीएस गांजा कर रहे हैं, एनडीपीएस के। तीसरा आप शराब का एक्साइज में देखिए रहे बिहार में क्या स्थिति है। उसके बाद खोखा और जिंदा कारतूस, जिंदा कारतूस रखे हैं, इसका मतलब कि आप आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, आर्म्स एम्यूनिशन एक्ट के अंतर्गत है, ये तो अपराध आपने किया। अब प्रश्न उठता है कि आप वहां बैठ करके कर क्या रहे थे, ये सब लेकर कर क्या रहे थे। अब वो कहेगा साहब आपने डकैती का प्रयास किया, आप लूटने का योजना बना रहे थे, तो यह लूट का केस नहीं होगा। यह जो अभी मैं आपका बताया, एक्सप्लेन किया, डकैती का प्रयास, प्रिपरेशन ऑफ डकैती, ये नहीं होगा। पुलिस को यह बताना होगा, उसको एविडेंस यह कलेक्ट करना होगा कि ये लोग ये काम कर करके और अमुक आदमी के घर जाकर डकैती करते, उस व्यक्ति, उस गांव के उस व्यक्ति या उस जगह का। जैसे मान लीजिए जीटी रोड के पास आप बैठे हैं, या मानेगा कि आप ट्रक की लूटने की, आप वहां ट्रक वाला तो बताएगा नहीं किस ट्रक को लूटना है। अगर नेशनल हाईवे पर आप बैठे हुए हैं, यह प्रिजम्पशन होगा, उपधारणा की जाएगी कि आपका काम। अच्छा, वहां आप जग करने के लिए बैठे थे, असलहा लेकर के, आपका नियत जो है, तो आप तो निश्चित रूप से कोई ना कोई गलत कार्य करने के लिए, जो कानून के विरुद्ध है, वही कार्य करने के लिए बैठे हैं। तो पुलिस आपको उसको रिमांड कर सकती है, पुलिस को पावर है। या ऐसा भी हो सकता है क्या कि कभी कभी पुलिस जिन अपराधियों को लंबे समय के लिए जेल में नहीं डाल पाती है, उनको ये सब सामान सौंप के, और अब पुलिस कुछ भी कर सकती है। यहाँ अगर कहें हम, तो भाई पुलिस सोसाइटी उसकी है, न्यायालय देखेगा कि इनको असलहा दिया गया है। एक सवाल और हम पूछते हैं, वकील और पुलिस के बीच में बनती क्यों नहीं है? और ये इलाहाबाद में हम खूब देखे हैं, चोर चोर मोसरे भाई। मतलब पुलिस को तो मान लीजिए आपने बोल दिया, अपने भी समाज को कैसे आप बोल सकते हैं? अपने समाज को इसलिए बोल सकते हैं कि देखिए, पुलिस भी कानून से खेलती है, और हम भी कानून से खेलते हैं। हम भी कानून को नहीं कहना चाहिए, हम भी कानून को फुटबॉल की तरह खेलते हैं। ठीक है। और जो कानून का फुटबॉलर बन गया, जैसे फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर को, मैं क्रिकेट का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, मैं फुटबॉल का उदाहरण हूँ, कि जो ऑलराउंडर होता है ना, जब गेंद लेता है तो यहाँ से लेकर पूरे चारों गोल तक जाता है, देखते हैं ना। ऑलराउंडर उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड से या जो खेलते हैं। तो उसी तो जो कानून से खेलने लगता है आदमी, तो जानता है कि कहाँ तक जाएंगे, तो उनको भी होता है कि उसके हिसाब से क्या उलझना है, हम भी उसमें चले जाएंगे। इसलिए इलाहाबाद में हमने वकीलों का वो दबदबा देखा है। नहीं, हर जगह है, हर जगह सम्मान भी है। और हम तो ये कहेंगे कि जो वकील और पुलिस के बीच में ऐसा होता है, ये गलत होता है। अब दोनों ईगो में है, आप भी कानून से खेलते हैं, हम भी। हाँ, ईगो की लड़ाई हो जाती है। आप जितना आप नहीं जानते उससे अधिक हम जानते। हम जानते हैं कि आप न्यायालय में आएंगे तो हार जाएंगे, आप न्यायालय में आएंगे तो हार जाएंगे। तो हम भी तो कानून की बारीकी को समझते हैं, हम तो न कानून की व्याख्या, आप तो एक सेक्शन बैठा कर भेज देते हैं, हम तो सेक्शन की व्याख्या करते हैं। इस आदमी को कुछ नहीं आ रहा है, सेक्शन ही गलत लगाया है। तो आपको पावर है भाई, सेक्शन लगा किसी को जेल भेज देंगे, लेकिन हमको पावर तो नहीं है, लेकिन मैं सेक्शन की व्याख्या। एक चीज आपसे बता दें, इस पॉइंट को आपने छेड़ दिया। समाज के 3 बुद्धिजीवी वर्ग हैं। आप इंजीनियर को भी बुद्धिजीवी नहीं देखे होंगे, डॉक्टर को बुद्धिजीवी नहीं देखेंगे, जज को बुद्धिजीवी नहीं कहा जाता है। 3 बुद्धिजीवी हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि उस बुद्धिजीवी में आप भी लोग हैं। 2 लोग यहीं खड़े हैं, ये मैं बोलने वाला था कि 2 लोग यहीं बैठे हैं। एक शिक्षक, वह शिक्षक चाहे प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, शिक्षक बुद्धिजीवी होता है। दूसरा लॉयर बुद्धिजीवी, और तीसरा पत्रकार। और ये ये तीनों व्यक्ति जो है समाज के भविष्य का निर्माण करते हैं। लॉयर को यह कहा जाता है कि वी आर लॉयर इज द सोसाइटी, वी लॉयर इज द इंजीनियर ऑफ द सोसाइटी। हम लोग का प्रयोगशाला कोई बंद कमरे में नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह एक प्रयोगशाला नहीं बनाई गई है कि साहब गए परखनली में ये चीज डाले और उसे एक तत्व बन गया। हमारा प्रयोगशाला क्या है, हमारी प्रयोगशाला पूरी सोसाइटी है,
पूरा क्रिएचर जो है प्रयोगशाला है। हमारे अब तो भाई हम लोगों के बीच भी कुछ बहुत तरह के अधिवक्ता हैं, और मैं तो आपसे बहुत कहूं कि मैं बार बार कहता भी हूं कि अधिवक्ता ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, ये जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, ये तो समाज कल्याण का साधन है महाराज, ये तो समाज का एक निर्माण बनाने का साधन है। और हम उस पेशे में आते हैं। कोई अधिवक्ता अपना अगर जीविकोपार्जन का साधन बना लेगा तो फिर तो उसी तरह से होगा जिस तरह से एक डॉक्टर जो करोड़ रुपया खर्च कर करके MBBS और MS का डिग्री लेता है और पता चलता है कि उसके यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट करने के नाम पर 2 किडनियां निकाल ली गई। ऐसा भी सर हम आगे के प्रश्न पर आते हैं। वो बहुत लंबी बात हो जाएगी इस पर। आपने बोला कि समाज सेवा, और समाज से सर हमें 2 बातें निकल कर आई। आज के जमाने में रिश्तों में एक लैक ऑफ ट्रस्ट बढ़ गया है। कुछ रिश्ते सोशल मीडिया के चुटकुले के रूप में आ गए हैं, जैसे नीला ड्रम, तो घूमना फिरना, मतलब जैसे कुछ पत्नियों के द्वारा पतियों की हत्या कर दी गई। ये नहीं देखा जा रहा है कि कितने पतियों के द्वारा कितने महिलाओं को मार दिया गया विभिन्न कारणों से। सर रिश्तों में आजकल दूरियां बढ़ने लगी हैं और रिश्ते उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से कि छोटी छोटी बात भी समाज के 2 अंग जो पति पत्नी है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि या तो कोई अपराध उन दोनों के बीच में हो जाता है या फिर मामला न्यायालय के पास जाता है। सर इस चीज पर हम थोड़ा सा आपसे डिटेल में बात चाहेंगे। इस बिंदु पर अगर विचार हम लोग करें तो हम 3 फैक्टर है इसके। ठीक है सर। पहला फैक्टर यह है कि जब हमारी शिक्षा भौतिकवादी शिक्षा हो जाती है, हम शिक्षित तो हो गए लेकिन सिर्फ वर्ण का ज्ञान हुआ है, अक्षर का ज्ञान हुआ है, हमारे संस्कार का ज्ञान नहीं हुआ है। संस्कार विहीन शिक्षा। तो एक तो भौतिकवादी शिक्षा, जिसको हम भौतिकवादी शिक्षा कहते हैं, और भौतिकवादी शिक्षा में क्या होता है, 2 चीज बताया जा रहा है। आपको अधिकार की बात बताई गई है लेकिन कर्तव्य की बात नहीं बताई। हम बहुत जल्दी संविधान की बात कर देते हैं कि संविधान ने हमको यह राइट दिया है। क्या कभी यह भी सुने हैं कि संविधान ने हमको कर्तव्य भी दिया है? वो किसी को याद भी नहीं हो। आप उठाकर पूछ लीजिए सभी विद्वानों से तथाकथित कि आपका कर्तव्य क्या क्या है, तो हमको नहीं लग रहा है कि अगर 10 आदमी में से पूछेंगे तो 9 आदमी नहीं बताएंगे। नहीं, हम आपको बता रहे हैं 100 आदमी से पूछेंगे आप तो 2 आदमी बताएंगे। तो हम इसको दोष देते हैं कि हम अधिकार, ठीक है आप जानिए आपका अधिकार है, लेकिन आप कर्तव्य तो समझिए। और यह सारा दोष जो है कर्तव्य का पालन न करना, कर्तव्य का बोध नहीं होना और भौतिकवाद की तरफ ज्यादा अपने आप को ले जाना, यह अपराध का कारण है, या असंयम जीवन व्यतीत करना यह अपराध का कारण। सर ये बात तो बड़ा अच्छा आपने बताया हम लोगों को, लेकिन सर यहाँ पर एक चीज पर और आते हैं हम, जैसे दहेज हत्या के जो मामले हैं, इसमें ऐसा है कि आप जेल में रहकर आप प्रूफ करेंगे कि हम निर्दोष हैं, यही होता है। ज्यादा मुझे कानून की जानकारी नहीं, अगर मैं गलत हूँगा तो आप हमको सही करेंगे। जैसे दहेज मामला हो गया या SC/ST केस हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको खुद प्रूफ करना होता है कि आप एक्यूज नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, दहेज हत्या अभी IPC का 304B था, उसमें यह बात आई, उसमें प्रोसिक्यूशन को देखिए, महिलाओं के अधिकार एवं संरक्षण के लिए जो प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से। अच्छा, आज सशक्तिकरण की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि हम क्यों पाश्चात्य मूल्यों पर, पाश्चात्य संस्कृति की बात क्यों करें? हम क्यों जर्मन, इटली, फ्रांस, यूरोप की बात करें कि हमसे कानून में बहुत आगे हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ सशक्तिकरण महिलाओं का कब नहीं रहा है महाराज? आप अपनी पुस्तक तो पढ़िए कम से कम। हम पढ़ते ही अपने विषय नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दार्शनिक हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, जो अपनी पुस्तक को पढ़िए तो आपको अपनी संस्कृति के बारे में, और हमारे यहाँ महिलाओं को कितना मजबूत स्थिति देखा गया। नहीं, इस बात से सर हम हम आ रहे हैं, उसी विषय पर आ रहे हैं। हम बता रहे हैं कि आज ये न्यायालय में या ये कानून बनाने की आवश्यकता क्यों हुई। आज 304B में देखिए, दहेज प्रथा में
एकदम जो है यह बात बताया गया कि अगर पत्नी ससुराल में मर जाती है या नैहर में मर जाती है और दहेज प्रथा का केस होता है तो ओनस यह होता है कि मरी कैसे, यह आपको साबित करना हो कैसे मरी है। और जेल में रह के नहीं, जेल में रहकर नहीं, बेल भी मिल जाता है, लेकिन ओनस ट्रायल में ओनस आपके ऊपर है कि आपको बताना है कि वो आदमी कैसे मरी। अगर वो नैहर में भी मर जाती है तो आपको बताना है, वो कहेगी कि नहीं साहब इनके टॉर्चर के चलते मैं नैहर में अपने से आत्महत्या कर ली, की अपनी आत्महत्या कहेगी इसलिए की कि ये हमसे दहेज में मांग रहे थे, दहेज में ये चीज मांग रहे थे, मैं बहुत प्रताड़ित मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी, मैं अपने जीवन इलाका समाप्त कर। अब बताइए मरी वो अपने यहाँ, जरूरी है दहेज के लिए मर गई, लेकिन कानून बनाया गया है, इसलिए बनाया गया कि अगर समाज, एक चीज और मैं बता दूं, समाज में हम वर्तमान समय में 5 विषयों पर बहुत ध्यान देते हैं। अगर राजनीति की बात करेंगे तो हम लेफ्टिस्ट पहले होते हैं, राइटिस्ट बाद। इस बात से हम बड़ा सहमत हो, जब पढ़ाई आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप लेफ्टिस्ट, कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी जब तक सत्ता में नहीं जाते हैं तब तक हम लेफ्टिस्ट हैं। मतलब सीधा जा लेफ्ट और राइट की परिभाषा ये समझिए कि लेफ्ट वह है जो सत्ता में नहीं है। जैसे मैं आपको सत्ता का विरोध जो कर रहा है, थोड़ा सा रोकूंगा, आपको अपनी बात बताते हैं। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट किया और थोड़ी बहुत जब बौद्धिकता आने लगी तो सबसे पहले हमने अपने टेबल के सामने लिखा था मार्क्स का लाइन, धर्म अफीम है। और धीरे धीरे अब ये लगता है कि नहीं, धर्म है जिसको हमें जानना है। हाँ, तो मार्क्स ने यहाँ तक कहा, बहुत वेस्टर्न फिलोसफरों ने कहा है कि धर्म अफीम की तरह है, जो जनता धर्म का पालन करती है उन्हें अफीम की तरह धीरे धीरे नशा आती है, लेकिन बड़े लोगों को धर्म जो है यह शस्त्र के रूप में है। सत्ता हथियाने का बहुत बड़ा ये शस्त्र है बड़े लोगों के लिए, मतलब सत्ता में जाने का यह हथियार है, यह सहारा है धर्म, जिसका आज भरपूर उपयोग हो रहा है। हर समय हुआ है, हर समय हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ है, हर समय धर्म का उपयोग हुआ है और धर्म को लेकर के और आदमी सत्ता के करीब तक पहुंचा है। सर हम एक और चीज पर आते हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल हैं। जैसे मान लीजिए हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और पुलिस हमको पकड़ ली, तो क्या चाबी निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती है? अच्छा, मोटरसाइकिल जा रहे हैं, किस परिस्थिति में जा रहे हैं? हम हेलमेट नहीं लिए हैं, किसी की हत्या कर जा रहे हैं तो क्या करेगी? आपको निकालेगी नहीं, भाग जाएंगे तब। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कि आदमी गांजा लेकर जा रहा है तो अब चाबी नहीं निकालेगी। तो ये सब सर्कमस्टांस पर निर्भर करता है, व्यक्ति के उस सिचुएशन पर निर्भर करता है। और अब हेलमेट नहीं लिए हैं तो भाई जीवन रक्षक चीजें हैं, आपको हेलमेट इतना जागरूक किया जा रहा है। मार सकती है? नहीं, मारना तो कहीं नहीं है कानून में, या ऐसे भी अब पुलिस को यह बात नहीं कहेगी आप किसी को मार दीजिए, लेकिन भय तो पैदा करेगी ही। अगर उसके वर्दी का एक चीज मैं यहाँ जोड़ दूं पुलिस के पक्ष में, यह बात मैं बताऊं कि पुलिस स्टेट है, वह वर्दी जो पहना है वह उसका एक वस्त्र नहीं है और उसकी एक रोब है, उस वर्दी का एक रोब है। अगर आप उस वर्दी पर अपनी उंगली उठाते हैं इसका मतलब स्टेट के विरुद्ध आप काज करते हैं, स्टेट से लड़ाई रहे। और स्टेट क्या है, राज्य क्या है, एक व्यवस्था, एक संवैधानिक व्यवस्था है। आप संवैधानिक व्यवस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसे सारे लोग पुलिस के साथ उलझ जाएंगे तो पुलिस क्या करेगी? फिर तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सर दूसरी तरफ अगर इसको देखा जाए तो हमारे भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल है तो आप सब कुछ लेकर चलिए ना। मैं वकील हूँ, हम वकील हैं, मैं आपसे बता दूं, मैं बहुत ये बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग ठीक है, हम लोग जजेज है, सारे सिस्टम है, पुलिस पदाधिकारी चुनते हैं, इसका हम ड्राइविंग लाइसेंस लेकर नहीं चलेंगे क्या? हम मोटरसाइकिल से चलेंगे तो हम हेलमेट लेकर नहीं चलेंगे, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, हमारा इंश्योरेंस नहीं होगा, हमारे गाड़ी का पेपर नहीं होगा, हम रॉन्ग साइड में चलेंगे, तो आपको ये पावर है कि आप चलेंगे, आपको रोकेगा नहीं। व्यवस्था उसको संभालनी है ना, इसलिए हम तो आपके बहुत अच्छी बात आपने कह दिया। मैं आपके दर्शकों को भी मैं कहूँगा, नहीं भाई आप व्यवस्था में आप सहयोग दीजिए। अगर नीति गलत है तो आप व्यवस्था में जाकर नीति परिवर्तित कीजिए, लेकिन जो नीति बने उसका आप पालन तो कीजिए कम से कम। ठीक है सर, एक बात और हम आपसे पूछना है, क्या रात में पुलिस छापा मार सकती है?
छापा कभी मार सकती है, वो उसको पावर है, बिना सूचना के छापा मार देगी। पुलिस को यह पावर है सीआरपीसी में कि थाने में जो बैठा हुआ थानाध्यक्ष है उसको सिर्फ संदेह हो जा कि इस व्यक्ति से समाज में अराजकता फैल सकती है तो आपको रोक देगी, 24 आवर्स आपको थाने बैठा देगी, रिटर्न कर देगी। सिर्फ उसको संदेह हो जा कि नहीं साहब इस आदमी से समाज में भय या वातावरण गड़बड़ हो सकता है, अशांति फैल सकती है, तो आपको डिटेन कर देगी, आपको नहीं जाने देगी। ठीक है सर, एक चीज पर और आते हैं हम। पहले पति प्रताड़ना की बात हो रही थी, अब समाज में पत्नी प्रताड़ना भी सर उठा रहा है। सर इसके लिए तो अभी कोई कानून भी नहीं है और कोई आयोग भी नहीं, कानून नहीं है, लेकिन मेरे नीचे ऑफिस में चलिए एक पुस्तक हमारे यहाँ है, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड। वह पुस्तक मैं 2003-04 में लिया हूँ, क्रूअल्टी बाय हस्बैंड। मैं हर 498 वगैरह के केस में, दहेज प्रथा के केस में, और मैं न्यायालय में मैं जब हस्बैंड की तरफ से वकालत करता हूँ तो मैं कहता हूँ इस बात को कि प्रताड़ना पति द्वारा पत्नी प्रताड़ित नहीं हो रही है, लेकिन पत्नी से पति भी प्रताड़ित हो रहा है। तो न्यायालय पूछता है कैसे, तो मैं उस पुस्तक का हवाला देता हूं और आपको जानकर आश्चर्य भी होगा या जानते भी होंगे आप, या जानकारी के लिए कह दूं, यह पुस्तक जो पहली बार आई थी वह मध्य प्रदेश से इंदौर से आई थी, और इंदौर में एक क्रूअल्टी बाय वाइफ, वो हस्बैंड जो है एक अपना एक समूह बनाए और न्यायालय में और गवर्नमेंट में जाके इस बात को रखे थे कि भाई हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आवाज पहला वो उठा था मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। तो क्रूअल्टी बाय हस्बैंड भी हैं, वाइफ भी है, क्रूअल्टी बाय वाइफ भी हैं, और प्रताड़ना तो दोनों तरफ से होगी। अगर आप उसको प्रताड़ित तो वो भी आपसे बड़ा गंभीर मुद्दे पर बातचीत हो रही है। एक सवाल और है सर, हमारे समाज में तमाम रिश्तों में हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत और समाज का जो आधारभूत रिश्ता है सर, और जो सृजन का रिश्ता है, वो पति और पत्नी का रिश्ता है। आज पति और पत्नी के रिश्ते में हल्काहट भी आ गई है, कड़वाहट भी आ गई है, और बहुत छोटी छोटी बातों पर लोग बहुत लंबा चले जा रहे हैं, जिसमें तलाक, फिर हत्या, फिर दहेज हत्या। इसमें सर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चों के पास आ रही है। पति पत्नी अपने ईगो के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें बच्चों का परवरिश खराब होता जा रहा है। एक विद्वान और एक बुद्धिजीवी होने के नाते हम आपसे इस पर बात करना चाहेंगे कि समाज में इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता। एक चीज है कि पति पत्नी का रिश्ता न तो धन से है, पति पत्नी का रिश्ता पूर्णतः पवित्रता का है, पूर्णतः पवित्र रिश्ता है। अगर पति और पत्नी के बीच में थोड़ा भी संदेह पैदा हो गया तो रिश्ता टूट जाएगा। इसलिए संदेह न पैदा करें, क्योंकि यह मातृ शक्ति जो है वह पत्नी, जो जिसको मातृ शक्ति भी कहते हैं, वो सृजन का एक रूप है, और इस रिश्ता को पवित्रता के साथ निभाना चाहिए। हाँ ठीक है, घर में है, हो सकता है वैचारिक मतभेद हो जाए, थोड़ा बहुत हो जाता है, हमारा भी होते रहता है, दिन भर में एक बार आपसे नहीं होता, हम लोगों से भी होता है, दिन भर में हम लोग तो रोड डांट सुनते हैं तो हाँ, प्रतिदिन डांट सुनते हैं, भले बाहर हम लोग वकालत करें, वही घर में आकर के, तो लेकिन वो डांट ठीक है, शुरुआत में लगता है कि एक स्त्री डांट रही है, एक वुमन डांट रही है, लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा, आपको 50 के बाद कि वो स्त्री नहीं थी, और आपसे बता दें, हम बहुत नजदीक का मैं अनुभव बता रहा हूँ, एक स्त्री 24 घंटे में वह 3 रूप लेती है अपने पति के लिए, 3 रूप वो उसका होता है। और रूप का कहिए तो बताइए। वह 3 रूप जब आपको खाना खिलाती है, जब स्त्री अपने पति को, तो माँ का रूप लेती है, और वह बालक हो जाता है उसका पति। जब आपके साथ बैठ करके साथ में जब विचार में घर के विकास की बात करती है, तो एक मैनेजमेंट का नाम हो जाता है, एक गार्जियन के रूप में हो जाती है। और तीसरा पत्नी जब आपको रात में आती है, तो वह स्त्री जो है पूर्णतः अपने को समर्पित कर देती है, आपको समर्पित कर देती। और मैं पुरुषों को मैं कहूँगा कि जिस स्त्री के सामने आप नग्न हो गए, उससे क्या आप अपना ईगो पाल कर रखेंगे जी। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है।
जिस स्त्री के साथ आपको नग्न देख ली है उसके सामने क्या आपका ईगो है। और जब आप वस्त्र पहन लेते हैं तो आप मर्द हो जाते हैं। इसलिए उस मात्र शक्ति को प्रणाम। और यह भी बात मैं बोल रहा हूँ, जब से मैं अध्यात्म में आया, अध्यात्म क्या जब मानस में आया तो मुझे महसूस हुआ, और मानस की का जब मैं अध्ययन करा, अभी तक मैं रामचरित मानस को कम से कम मान कर चलिए 23-24 बार का 30 बार में पढ़ा हूँ। 2022 से कंटिन्यू मैं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे आया कि राम जैसा भी व्यक्ति जब सीता उनसे हट गई तो उनकी आंखों में आंसू गिरने लगा, और देवताओं ने कहा कि यह मनुष्य है, यह भगवान नहीं है। उनको भी संदेह हो गया। तो मैं स्त्री से कहूँगा, आप मैं पुरुषों से, क्या स्त्री से आप अपना ईगो चला रहे हैं? और आप महाराज 5 घंटा घर में रहते हैं आप, और 24 घंटा आप घर में रह करके आपके जीव, आपके बच्चों को पालन पोषण देती है, आपको नाम देती है, उसके सामने तो नतमस्तक होकर रहना चाहिए। सर इस बात से हम बड़ा सही हैं आपसे। सर एक सवाल हम आपसे कहेंगे, मानस आपके लिए क्या है? मानस हमारे लिए वह प्रेरणा है, मानस हमारे लिए वह जीवन है, मानस हमारे लिए वह सजीवनी है। मानस से पूर्व भी मेरा जीवन था और मानस के बाद भी मेरा जीवन है। और आज मैं जितना अपने आप को मजबूत मानता हूँ, इसके पहले मैं नहीं मानता था। मैं आपसे थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में बता दूं। मैं 2001 से प्रैक्टिस में आया। मेरे पास कुछ नहीं था। मैं बिल्कुल एक सामान्य किसान का लड़का। मेरे पिता बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। हमारे 2 भाई हैं, दोनों भाई नौकरी करते हैं। लेकिन मैं जब पहली बार मैं भभुआ में आया, मेरा कोई परिचय नहीं था। सिर्फ एक परिचय था, वो मेरा ससुराल। ससुराल के सिवा और कुछ नहीं। और कचहरी में भी कोई कुछ नहीं था। और मुझे कचहरी में प्रैक्टिस मेरी अच्छी चली, बढ़िया है। हमारे ससुराल पक्ष के लोग बहुत हमको मतलब बहुत आगे बढ़ाए। मैं काम करते गया, घर बन गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हुआ, बेटा बेटी सब पढ़ना लगना। लेकिन मुझे बड़ा असंतुष्ट थे हम, असंतोष। मतलब धन है था लेकिन शांति नहीं थी। मतलब लग रहा था कि हम तो वही काम करें जो सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन जब से मैं मानस में आया हूँ, लगता है कि मुझसे धनी आदमी को नहीं है, इतना संतुष्ट। अच्छा, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? शुरुआत में तो प्रेरणा मुझे यह मिली थी कि देखिए, एक चीज मैं बता दूं, मैं बचपन से ही नया काम करने का मतलब ये रहा है। मैं बचपन में जब अपनी माँ के साथ जाते थे, और हमारा गांव रेलवे स्टेशन और जीटी रोड के पास में है, और कभी मार्केट जाते थे माँ से, मुझे याद वो चीज नहीं, लेकिन माँ बताती थी। जब मैं यहाँ ये सब करने लगा तो कहती थी, मैं माँ से पूछता कि माँ ये गाड़ी तुम नहीं खरीद दोगी हमको? 4 व्हीलर जीटी रोड था, ये गाड़ी जाती है। कहता था कि गाड़ी नहीं खरीदोगी? तो कहती थी कि अच्छा खरीद लेना कभी। शहर बाजार में जाते थे, ये इतना बढ़िया मकान तुम कहाँ नहीं बनवा लेती हो, कहाँ खपड़ा का मकान बनाई? तो आंसू आ जाता था उसको। अब मैं सोचता हूँ, वो रोने लगती थी। अच्छा तुम बड़ा होना तो कर लेना। तो मैं शुरू से था, मतलब स्टूडेंट लाइफ में भी था, तो नया मतलब एक जगह भी स्थिर नहीं रहना, आगे करना है, फिर इससे आगे करना है। जब यहाँ आया तो सब कुछ हो गया। लगा कि भाई घर बन गया, कुछ नहीं था तो घर बन गया, छोटा सा घर अपने रहने लिए हो गया, बच्चे भी पढ़ने के लिए सब बाहर चले गए, गाड़ी भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या किया जाए? तो फिर वही करेंगे जो सीनियर लोग करते आ रहे हैं। अच्छा बड़ा करेंगे हम तो कचहरी में कमाते तो 10-5 हिस्सा और जमीन ले लेते। तो ये जमीन मकान तो सबके पास है। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी हो। मानस की एक चौपाई है कि सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, सुत दारा अरु लक्ष्मी। लक्ष्मी ये सबको मिलता है। दुष्ट काम कर आप देखे होंगे, अपराधियों को भी बड़ी अच्छी अच्छी पत्नियां मिल जाती हैं, धन मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन संत समागम हरि कथा, हमको तो हरि कथा क्या, हम तो हरि में हो ही गए, अब इससे बड़ा क्या चीज हो सकता है? तो ये चीज है। अब मैं लग रहा है कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ। अभी अगला आपका परसिया में होने जा रहा है। अभी मैं 47 गांव में घुमा हूँ। भभुआ अनुमंडल नहीं,
भभुआ ब्लॉक और बलरामपुर ब्लॉक के मैं अभी तक 47 गांव में जा करके मैं मानस मेरा यह अभियान है। यह आध्यात्मिक चेतना नहीं है। मैं एक कॉपीराइट किया था, आपसे बता दूं, अगर इस पर आप बात छेड़ दिए तो मैं उसमें 3 शब्द डाला, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक। जागरण के लिए यह एक अभियान है। मैं मानस को एक अभियान के रूप में पैदा, एक चीज और मैं सोचा, देखिए 3 चीजें हैं मानस के पीछे। एक तो हम वकील हैं, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये करेंगे तो क्या होगा, हर केस में एक्सपेरिमेंट करते हैं और डाउट की नजर से देखते हैं। तो 3 शब्द, 2 चौपाई हमारे जीवन में हमको बहुत प्रेरित की। पहला चौपाई ये था, किष्किंधा कांड की चौपाई है, आप सुंदरकांड में पढ़ते होंगे, देखे होंगे कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जब ये सब हो गया तो मेरे मन में आया कि अगर ये हो गया तो ये काम क्यों नहीं होगा। अरे कौन सा काज है जो नहीं हो सकता है। तो मैं ये दिमाग में कि अगर भाई घर द्वार आप बना लेंगे, सब कुछ हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा काम करिए जिसमें ये लगे कि ये काम हो रहा है और किसी से लेना भी कुछ नहीं है और वह कार्य हो जाए। और ऐसी परिस्थिति में हो जबकि आय का कोई स्रोत न हो और आय का आपको बहुत धन का बहुत जरूरत है। आपसे बता दें कि मुझे आय का कोई स्रोत नहीं है, सिर्फ कचहरी है, कचहरी में वकालत करते हैं। और बच्चे हमारे 3 हैं, तीनों बच्चे बाहर पढ़ते हैं। 2 लड़के हमारे दिल्ली में हैं, एक लड़का हमारा BHU में है, तीनों लड़के बाहर पढ़ते हैं। उनको पैसा चाहिए। एक कम थी कि क्या ये मानस हो सकता है कि नहीं, और मानस से कोई आर्थिक स्रोत हो नहीं सकता, उससे तो आय की प्राप्ति नहीं हो सकती, वो बिल्कुल नहीं। और कहा भी गया कि आप कर्म वो करो जो निस्वार्थ कर्म हो, तो निस्वार्थ हो गया। अच्छा किसके लिए कर, अगर मैं घर में ही रहकर मैं कंटिन्यू मानस करता तो होता है अपने घर में कोनो मनोती हुई करत हुई हूं। लेकिन मुझे सेवा भावना कि सेवा के के उद्देश्य से यह कार्य करें, तो मैं गांव में गया, गांव में लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं और यह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये मानस की यह चौपाई अगर सही है बाबा तुलसी की, क्योंकि बाबा तुलसी की जितनी चौपाइयां हैं, जिसको हमारे संतों ने, हमारे कथावाचकों ने, हमारे विद्वानों ने कहा कि मानस की हर एक चौपाई महामंत्र है। और मंत्र का अर्थ, मैं मंत्र को मंत्र नहीं, मंत्र का मतलब सलाह समझता हूं। मंत्र माने सलाह, सीधी सीधी भाषा में, बहुत आध्यात्मिक भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो मंत्र को मैं सलाह समझता हूं, तो मैं इस सलाह को मान लिया कि कौन सा कार्य माही, चलिए मावा तुलसी का इस चौपाई को मैं सलाह मान लिया। अब इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हो रहा है कि नहीं होगा तो कहेंगे कि यह चौपाई हटाइए मानस से, नहीं हो जाएगा 101 पूरा हो जाएगा तो मन से कहेंगे। आज तो आप लोगों के बीच में इस कमरे में कह रहे हैं, कल मन से कहेंगे कि नहीं इस चौपाई में सार्थकता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे परिवार से हूं जो मेरे पास सचमुच में कोई आर्थिक स्रोत नहीं है और फिर भी हो रहा है, फिर भी हो रहा है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि बच्चों की पढ़ाई में छोड़ा दिया, ऐसा नहीं कि मैं अपने घर का भोजन नहीं करा दे रहा हूं, और मैं यह भी नहीं कि किसी से चंदा मांग रहा हूं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मैं हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, उनकी मैं सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन मैं करता हूँ। जिस दिन कार्य करने चला, मैं उनसे कह दिया कि आपने यह कहा ना, जानत सो जनावर सोई, जो आपको जानने के लिए चलता है वह खुद जान जाता है। तो यह काम आपका है। अच्छा आपका बात करेंगे हम, तो आप हमारी व्यवस्था करेंगे ना। तो अगर आपका काम है, राम की चर्चा है, आप कहते हैं हनुमान जी की राम चर्चा जहां होती है हनुमान जी आ जाए, हम आ जाए, तो काम हो गया हनुमान जी का। तो अगर आपका हम काम कर रहे हैं तो पैसा कौन देगा? आप देंगे, आप दीजिए। अच्छा देंगे कहां से? आप जाने कहां से देंगे, हम नहीं मांगेंगे। सीधे जिस दिन बंद होगा उस दिन कह देंगे कि बात खत्म। और मैं आपसे बता दूं कि अभी तक 2022 से लेकर अभी तक मैं किसी से यह नहीं कहा कि मानस के लिए मुझे 10 रुपया चंदा दीजिए। चलिए सर, पड़ोसिया में आपका कौन सा नंबर का? 48वां। इसके बाद कहाँ होगा? 48वां फिर कहीं होगा बीच में, उसका डेट अभी तो हम नहीं लिए हैं। लेकिन मैं रविवार के दिन मैं बनारस में गया था अपने गुरुजी के। गुरुजी हमारे अभी उनको गुरु मंत्र उनसे नहीं लिए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं,
लेकिन मैं बड़ी भाव में गया था। और पंडित जगत गुरु पंडित श्री पूजन शास्त्री जी हैं और प्रपन्नाचार्य श्री जीव स्वामी के शिष्य भी हैं वो, और गृहस्थ हैं, मतलब संत हैं, गृहस्थ हैं। मैं उनके यहाँ गया, मैं उनसे मिला, और मैं आपको हंसी होगी, आश्चर्य भी करेंगे, हमारी उम्र 49 साल की हो रही है, मैं आज तक अभी तक मैं किसी को गुरु नहीं बनाया। अच्छा, ठीक, गुरु मंत्र ले आओ अपने जो पारिवारिक गुरु होते हैं, क्योंकि कोई हमको प्रभावित नहीं कर पाया। मतलब रियल बात बता रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारी कमी हो, हमारी अहम हो, मतलब अभी तो कोई कथावाचक हमको, मतलब बड़े मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ, कोई कथावाचक हमको इस बात से प्रभावित नहीं कर रहा कि मैं बैठकर 1 घंटा उसकी कथा सुनूं। गुरु जी के यहाँ गया था, मैं कहा गुरु जी मैं ऐसे जगह पर आ गया हूँ, मैं उसे अपनी बात कहा, अब मुझे आप शिष्य बना लीजिए। अभी तक जितना मैं कार्य किया यह लड़कपन में हो रहा था, अनजाने में सब कर रहे थे। बोले क्यों? हम इस लगा, मुझे ये अंदर एहसास हुआ, मैं बड़ा भाव में गया था। मैं कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उस छात्र की तरह हूँ कि क्लास में, स्कूल तो जाता हूँ मैं, क्लास में भी जाता हूँ, पूरी तैयारी के साथ जाता हूँ, लेकिन क्लास में प्रवेश करता हूँ तब तक पता चलता है कि शिक्षक पढ़ा कर निकल गए। यही कोड में किया। मुझे ऐसा होता है, मैं वैसा विद्यार्थी हूँ कि स्कूल तक तो गया, सुबह में उठा, तैयारी किया, सब कुछ किया, स्कूल तक भी गया, स्कूल के क्लासरूम में भी गया, बेंच पर बैठा भी, लेकिन मिला हमको क्या? कुछ भी नहीं, शिक्षक चले गए थे। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं उसी विद्यार्थी की तरह हूँ, इसलिए मुझे अब गुरु की आवश्यकता है। वो हंसे पढ़ाते, बोले कि ये क्यों भाव आ गया? मैं मानस में पढ़ रहा, तो अगर राम को परमेश्वर न मानते, एक मनुष्य को मान ले, तो उनको भी 3 गुरु मिले थे। ये मैं इसी तरह मैंने कहा कि उनको भी 3 गुरु हुए। एक उनके वशिष्ठ गुरु थे जो बचपन में उनको पढ़ाई लिखाए, दूसरा गुरु विश्वामित्र मिले जो उनको शस्त्र की विद्या दिए, लेकिन मार्गदर्शन की किस रास्ते में चला जाए यह न वशिष्ठ जी ने बताया, न तो विश्वामित्र ने बताया। यह नहीं कहा। जब वन में गए और भरद्वाज मुनि के इलाहाबाद से, प्रयागराज से आगे बढ़े, और वहां से जब अपना कहे तो पूछे कि चित्रकूट में इसके बाद जब मिलन हो गया, उसके बाद जब चले तो कहे वो कि प्रभु अब बताइए मुझे किस दिशा की तरफ जाना होगा। ये थोड़ी कहे थे कि आप हमको बताइए कि लंका किधर जाना है, ऐसा नहीं। छोड़िए वो सब कथा कहानी की बात छोड़िए, एकदम हम आप एकदम मनुष्य हैं और इस भाव से उसको देखा जाए तो एक सामान्य आदमी जो जंगल को जा रहा है तो गुरु से पूछ रहा है, उस संतों से पूछ रहा है, जो ऋषि मुनि जो बैठे हुए हैं जंगलों में, उनसे पूछ रहे हैं कि अब आप बताइए कि मुझे किस दिशा में जाना है। तो समाज का कल्याण करने के लिए ठीक है, हमारे यहाँ से हम निमित्त हैं, लेकिन व्यवस्था किसको बनानी है? गुरु को बनानी है, संत को बनानी है। ठीक है, तो संत ने बताया आप इस दिशा की तरफ जाइए प्रभु, और आप पूछ रहे हैं कि किधर जाना है? अरे आप जिधर चले जाएंगे उधर हो जाए, वो चलिए, वो उनका भाव है। लेकिन एक सामान्य मनुष्य की विवेक से सोचिए उसको, तो मैं वही सोचकर मैं गया कि मैं यहां तक तो आ गया, अब मैं इस स्थान पर खड़ा हो गया हूं, इस तलवार की धार पर हूं कि अगर मुझसे अब कोई गलती हो जाए, हमारे चरित्रहीनता में चित्र दोष हो जाए, या कोई ऐसी बात आ जाए और जिससे लगे कि अरे आदमी तो ढोंग कर रहा था, ये तो मानस नहीं, तो ढोंग कर रहा था मानस के पीछे, तो गुरुजी मैं तो बदनाम होऊंगा, और हम मनुष्य बदनाम हो तो क्या होगा? उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन मानस बदनाम हो जाएगा। बाबा तुलसी का वह मानस बदनाम हो जाएगा, हनुमान बजरंग बली की वह चीजें हो जाएगी। और मैं एकदम तलवार के धार पर हूं, 50वां कार्यक्रम होने हमारा जा रहा है। अब मुझे डर लग रहा है, अब खोने को कुछ हो गया है। अब लग रहा है कि मैं अगर गिरूंगा तो चांडाल की श्रेणी में चला जाऊंगा, सीधा मैं चंडाल बन जाऊंगा। ये एहसास तो हो रहा है कि मैं गिरूंगा तो चंडाल करूंगा, और गिर भी सकता हूं, क्योंकि भौतिक जीवन में हूं, गृहस्थ जीवन में हूं। और ये आपकी मीडिया के सामने वह सब तो हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, जिस जगह पर हूं, जहां से बिलोंग करता हूं, वह जगह क्या अध्यात्म का जगह है? जहां झूठ, कपट, छल, धोखाधड़ी, बदमाश, चोर, लुहेड़ा, मतलब मन की मनोवृत्ति की विकृति वाले लोग वहां आते हैं। भाई एक शरीर की विकृति हुई, शरीर से अस्वस्थ हुआ, वो हॉस्पिटल में गया,
जो मस्तिष्क से विकृति हुआ हो वहां आया, चाहे भाई से झगड़ा करे, चाहे बाप से, चाहे पति से। एक अंतिम सवाल सर हम आपसे करेंगे। कहा यह जाता है कि वकील वकालत अदालत में करे, अगर वही वकालत घर में करेगा सत्यानाश हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, उसी दिन सत्यानाश। इसीलिए वकालत, मेरी तो पत्नी कहती है कि वकालत कभी कभी कोई हुआ तो कहती है कि भाई वकालत अब कचहरी में घर नहीं। सेम धमकी हमको भी मिलती है। और इसी बात पर हम बतकही के इस प्रोग्राम को विराम दे रहे हैं। समय की अपनी मर्यादा है। दर्शकों, आप देखते रहिए वंदे भारत समाचार।